नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मोदी के 12 साल सियासी उबाल। जी हां, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश भर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया है कि अगले 1 साल में मोदी सरकार की विदाई तय है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं ने इसे विपक्ष की हताशा बताया और कहा कि राहुल गांधी सपने देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि देश में आर्थिक असंतोष लगातार बढ़ रहा है और जनता बदलाव चाहती है। कुल मिलाकर मोदी के 12 साल पर सियासी पारा चढ़ गया है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के 12 साल, राहुल के बयान पर उबाल। मोदी सरकार के 12 साल और उसी के साथ सियासत में भी 12 गुना ज्यादा गर्मी। बीजेपी जहां इन 12 साल को विकास, सुशासन और भारत की वैश्विक ताकत बढ़ने का दौर बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक दबाव का समय बताकर सरकार को घेरने में जुटी है। लेकिन इस राजनीतिक बहस के बीच राहुल गांधी का एक बयान सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अगले 1 साल में मोदी सरकार की विदाई तय है और इसकी वजह बढ़ता आर्थिक असंतोष बनेगा। हाँ, सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि जो देश की परिस्थिति आज है, वर्तमान परिस्थिति अगर इसी तरह से बिगड़ती चली गई तो ये सरकार 1 साल से ज्यादा टिकने वाली नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी को बड़ा राजनीतिक मौका दे दिया। इंदौर में बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को दुनिया में रोक नहीं सकता। वो जो चाह रहे हैं वो देखें, करें। उनकी सामर्थ्य, उनकी समझ, देश के प्रति उनका प्रेम, देश का एक एक नागरिक समझ चुका है। उनके किसी प्रकार के कोई षड्यंत्र में कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति शामिल होने वाला नहीं है। बीजेपी अब मोदी सरकार के 12 साल को उपलब्धियों के बड़े अभियान में बदलने जा रही है। पार्टी गांव-गांव और शहर-शहर जाकर जनता को बताएगी कि किन वर्षों में देश ने क्या हासिल किया। वहीं कांग्रेस का दावा है कि सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असंतोष लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने तो राहुल गांधी के बयान का बचाव भी किया। देखिए, ये सरकार देश की जनता पर बोझ बन गई है। इस सरकार को जाना चाहिए, जितने वादे इसने इस देश की जनता के साथ किए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ है। रोजगार देने के नाम पर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। इस देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, इस देश में अमीर अमीर होता जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था अगर इस देश में चलेगी तो निश्चित तौर पर वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2028 और 29 के चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने नैरेटिव मजबूत करने में जुट गए हैं। बीजेपी 12 साल बनाम 60 साल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरना चाहती है, जबकि कांग्रेस सोशल मीडिया पर दिख रही नाराजगी, महंगाई और युवाओं के मुद्दों को हथियार बना रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया का गुस्सा वास्तव में जमीन पर राजनीतिक माहौल बदल पाएगा, या फिर मोदी सरकार की योजनाओं और संगठन की ताकत के सामने विपक्ष का नैरेटिव कमजोर पड़ जाएगा। फिलहाल मोदी सरकार के 12 साल सिर्फ जश्न का विषय नहीं, बल्कि आने वाले चुनावी महासंग्राम की शुरुआत भी बनते दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, राहुल गांधी किस आधार पर मोदी सरकार के गिरने का दावा कर रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर कांग्रेस के नैरेटिव की हवा निकाल पाएगी? तीसरा सवाल, आखिर जनता किस पार्टी के नैरेटिव पर भरोसा करेगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस नेत्री सिम्पी अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सिम्पी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी कह रही है कि मुंगेरी लाल हो गए हैं राहुल गांधी, दिन में ही सपने देख रहे हैं। आखिर वो किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी? अभी तो चुनाव भी नहीं है, चुनाव तो 2029 में है।
आदरणीय ब्रजेश जी, ताजुब की बात यह है कि राहुल गांधी जी को दावे करने पड़ रहे हैं। हमें लगता है कि मोदी मंत्रिमंडल को नैतिकता के आधार पर अभी तक तो इस्तीफा दे देना चाहिए था और शुरुआत करनी चाहिए थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से। लगभग 4 बार नीट के पेपर लीक हो चुके हैं। कल एक और बच्ची ने कर्नाटका के अंदर आत्महत्या कर ली है। एनटीए कह रहा है साहब पेपर लीक ही नहीं हुआ है। तो इस तरह से मोदी सरकार चल रही है। अगर आप देखेंगे तो 2 महीने से लगभग जो पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, इस देश के अंदर एक आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की जो आर्थिक तैयारी है वो क्या है? क्या ये तैयारी है कि इटली में जाकर आप मेलेडी बांट के आइए? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 2 महीने के अंदर जो पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसने स्टेक होल्डर्स के साथ में कितनी बैठकें करी, उद्योग के ऊपर, तेल के ऊपर, व्यापार के ऊपर, परिवहन के ऊपर, एमएसएमई के ऊपर, रोजगार के ऊपर आपने क्या चर्चाएं करी? रखिए आप उसको पब्लिक डोमेन के अंदर। जो तो आपकी मतलब स्वतः ही कैबिनेट इस्तीफा दे दें वो, बिल्कुल तब दे गिरेगी। देना ये चाहिए। कौन सी भविष्यवाणी हुई? बिल्कुल दे देना चाहिए। ये भविष्यवाणी जब नहीं है, आर्थिक ये संकट नैतिक आया था मनमोहन जिम्मेदारी सिंह के है। सरकार में, तब आपने इस्तीफा दे दिया था क्या? तब आप पे नहीं, भ्रष्टाचार के नहीं, आरोप नहीं, लगे थे, सुनिए तब ना। आपने इस्तीफा दे नहीं, दिया था क्या? ब्रिजेश जी, वो भी बता देती हूँ। 2008 के अंदर आर्थिक संकट आया था। विश्व बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें क्या थी? $147 प्रति बैरल। और दिल्ली के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने तेल कितने रुपए लीटर बेचा था? लगभग 50 से 55 रुपए प्रति लीटर। आज आप देख लीजिए, जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो $100 प्रति बैरल से कम चल रही है, लेकिन फिर भी देश के अंदर जो पेट्रोल है वो 100 के ऊपर जा चुका है। तो आप ये बता दीजिए ना। और साथ ही अगर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात कर लूं तो आपने लगभग जो है 54 लाख रुपए जो है वो 54 लाख करोड़ का जो टैक्स है वो वसूला है इस जनता से। जो ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने 3.5 लाख करोड़ का जो मुनाफा है वो कमाया है 12 साल के अंदर। आज जब देश को जरूरत थी कि आप इस मुनाफे की साझेदारी देश की जनता के साथ करिए, तो आपने उनके ऊपर टैक्सों का भार लाद दिया है। लेकिन सिंपल जी, जब आप टैक्सों का भार लाद रहे हैं, इतनी आर्थिक विषमताएं हैं, इतनी जनता परेशान है आपके हिसाब से, तो फिर लगातार आप चुनाव क्यों हारते जा रहे हैं? आपको चुन लेना चाहिए। ब्रिजेश जी, चुनाव तो लोकसभा का अभी होना बाकी है, और जहां तक विधानसभा की बात है तो आप बता दीजिए कि लगातार कौन सा चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी जीतती चली जा रही है? क्या केरला में उनको मैंडेट मिल गया? क्या तमिलनाडु के अंदर उनको मैंडेट मिल गया? और अगर आप देखेंगे जो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है वो भी जोड़ जाड़ कर कितनी पार्टीज के साथ में चल रही है। और अगर ये इतना अच्छा काम कर रहे थे तो अब की बार 400 पार का जो नारा था वो ध्वस्त क्यों हो गया था? ले आते वो ऐतिहासिक आंकड़ा जो राजीव लेकिन गांधी भरोसा जी तो की फिर भी आप पर नहीं सरकार किया आई ना। थी। वो जोड़ तोड़ से चला रहे हैं, जैसे आप कई राज्यों में चला रहे हैं, तो वो भी चला रहे हैं। ब्रिजेश जी, अगर जनता ने भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे तो नहीं, वो अभी सिला क्या राहुल दे रहे गांधी हैं कह रहे हैं ना जनता को? कि 1 साल में ये सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल तारे सही के कह अंदर रहे कह रहे हैं हैं, वो। कैसे गिर जाएगी? आप कह रहे हैं इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई इस्तीफा देता है क्या? अरे आपने हम कभी आपसे दिया कह हो रहे तो हैं, वो दे देंगे। आर्थिक संकट ब्रिजेश जी, लंबी फहरिस्त है। जब कांग्रेस की जो सरकारों में रहे मंत्री हैं वो इस्तीफे दे चुके हैं। अरे तो सरकार नहीं रेल- गिरी है ना। 2G 3G में सब में इस्तीफे दिए, लेकिन सरकार नहीं गिरी ना। सरकार तो पूरे 5 साल चली, कैसे गिरेगी ये बता दीजिए आप। ब्रिजेश जी, कांग्रेस ने देश के लिए काम किया था इसलिए सरकारें नहीं गिरी। जब देश के अच्छा। अंदर संकट आता था तो कांग्रेस मजबूती से खड़ी रहती थी। वो इटली जाके मेलेडी बांटने का काम नहीं करती थी। इसलिए कांग्रेस के ऊपर जनता को भरोसा था। अगर हम कहीं पर गलत होते थे तो नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफे भी दिया करते थे। इसलिए कांग्रेस के ऊपर जनता को भरोसा था। राजनाथ सिंह जी तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मतलब इस्तीफे नहीं कांग्रेस को होते हैं। मुद्दों से ज्यादा उम्मीदों पर टिकी हुई है पूरी। हम उम्मीदों पे नहीं टिके हुए हैं आप ही कह रहे हैं ब्रिजेश जी, इस्तीफा हम दे देंगे, मुद्दों पर सरकार नहीं गिर टिके हुए जाएगी, हैं। उम्मीद ही तो है ये। अरे हम तो कह रहे हैं नैतिकता पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अरे ना। राहुल नैतिकता नाम गांधी की जी के चिड़िया तो बोलने कभी की की उड़ गई है आवश्यकता ही राजनीति नहीं से है। मैडम। तो मंजरी ये जी तो वो कह रहे हैं 2014 इस्तीफा के दे देना बाद चाहिए, उठी है ना नैतिकता के ब्रिजेश आधार जी। पर हम देश के साथ खड़े रहे जब भी ऐसे हालात हुए। विदेश नहीं गए ना, मेलेडी बांटी। जनता का विश्वास हमारे साथ है, इसलिए हमें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, डीजल और पेट्रोल की जब ये बात कर रहे हैं तो उस समय जब 70 रुपए डीजल पेट्रोल हुआ करता था, आज 100 रुपए है। और जब हम देश ऐसे हालात में, तब सरकार ने 10 रुपए की सब्सिडी, 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की है। अभी महंगाई की अगर हम बात करते तो इनके समय डबल डिजिट में महंगाई थी, 10 से 12%, आज 4% है। तब उस समय अगर हम बात करें कि प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 70,000 रुपए, आज लगभग 2 से
2.25 लाख रुपए जो है वो प्रति व्यक्ति आया है। तो महंगाई का पैमाना ऐसे नापा जाता है, मैडम को ये पता नहीं होगा शायद। अब आते हैं राहुल गांधी जी की बात पर। राहुल गांधी जी या तो भविष्य वक्ता हो गए हैं या फिर उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। 28 राज्यों में से 22 राज्यों में हमारी सरकार है। सिम्पी जी कह रही है कि वो केरल में हमारी सरकार है, तमिलनाडु में बीजेपी जीत नहीं पाई। ये वैसे ही खुश होना हो गया है जैसे कि जब 99 सीट इनकी आई थी और ये बड़े खुश हो रहे थे जैसे सरकार इनकी बन गई हो। तो ये अब इनका क्या होगा, मैं तो कुछ कह नहीं सकती कि इनका मानसिक संतुलन कहाँ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाँ एक बात और कही कि मेलोडी बांटने गए थे। जब विदेश नीति, कूटनीति हमारी जब विजय हो रही है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को हर जगह सम्मान दिया जा रहा है, आज तक के इतिहास में न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रधानमंत्री को 31 से 32 जो है वो अंतरराष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान नहीं मिले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे भारत के लिए सम्मान है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी की जो लैंग्वेज है देश के प्रधानमंत्री के लिए, मैं समझती हूँ इससे गिरी मानसिकता, इससे गिरी सोच और इससे ज्यादा मैं समझती हूँ कि इनका जो दिवालियापन है मानसिक, उस कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि सिर्फ वो एक पार्टी के नेता नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और एक देश के प्रधानमंत्री के प्रति हमारी कैसी लैंग्वेज होना चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री को कुछ कह रहे हैं तो आप देश को नीचे दिखाने की बात कर रहे हैं, देश की ये जनता कह रहे का हैं ना भी एक साल में अपमान गिर कर रहे जाएगी हैं। आपकी सरकार, वो भविष्य ऐसे वक्ता हालात हो रहे गए तो। हैं, भविष्य वक्ता हो गए, या तो उन्होंने नींद में बोल दिया है, ऐसे ही मान नींद में सकती नहीं, हूँ, बैठक में बोला या था। फिर मानसिक रूप से वो थोड़ा सा बीमार हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका मुंह है, वो जो चाहे, वो तो भविष्य वक्ता हो लेकिन गए। क्या आप पहले जो कह उपलब्धियां रहे हैं गिनाने वो, जा रहे हैं 12 साल की, वो कह रहे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक हालात खराब हैं, तो क्या उनके उनके नैरेटिव कहने को से- तोड़ पाएंगे आप देखिए उपलब्धियां देखिए गिनाकर? क्योंकि आप भी देखिए कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई तो अभी भी है, तो बेरोजगारी महंगाई अभी की भी तो है। मैंने आपको बता दी कि आज 4% महंगाई है, उस समय 12% महंगाई थी जब हम कहते थे। जब उस समय 1200 रुपए का हमें सिलेंडर मिलता था गैस का। तो ये पैमाना होता है मांगने का, किसी भी महंगाई का नापने का, ना कि ये होता है कि उस समय 70 था आज 100 है। ये पैमाना तो नहीं होगा। महंगाई महंगाई चरणबद्ध बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि किसी जमाने में महंगाई ना बढ़ी हो। 9 रुपए लीटर भी पेट्रोल मैंने अपने बचपन में देखा है, तो फिर 9 रुपए से 70 क्यों आ गया था 2012 तक आते आते? तो ये भी तो कांग्रेस को जवाब देना होगा। लेकिन आज जिस तरह से वैश्विक स्तर पर संकट जो छाया हुआ है, उसके बाद भी जहां हम अन्य देशों में देखते हैं कि 100%, 49%, 89% तक डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, वहां हमारे देश में 4-5% यदि बढ़ा भी है, तो मैं समझती हूँ देश की जनता इस संकट के समय सरकार के साथ है। और जिस तरह से सरकार काम कर रही है कि हमारी जनता को भी किसी तरीके का बोझ ना पड़े, लेकिन हमारा देश भी जिस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है, हम चौथी आर्थिक शक्ति बन रहे हैं दुनिया की, तो उसमें भी हम कहीं पीछे ना हो जाएं। तो सब चीजों को साध कर हमारा सामूहिक तरीके से हम विकास तो रविंद्र जी, दोनों ही पार्टियां जनता के बीच में जा रही हैं अपना अपना नैरेटिव सेट करने के लिए। बीजेपी जा रही है 12 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए, कांग्रेस कह रही है बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक हालात, तमाम मुद्दों को लेकर वो जा रही है जनता के बीच में। किस पर भरोसा करती दिख रही है आपको जनता? देखिए, अपन यदि चुनावी राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल में अपना जनाधार बढ़ाया, कई राज्यों में उसकी सरकारें बनी, कई ऐसी जगह अप्रत्याशित सरकारें बनी जहां उसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, उन राज्यों में उसने अपना जनाधार बढ़ाया। अब देखिए, जहां तक विपक्ष का रोल है, तो विपक्ष का काम है सरकार की नाकामियां गिनाना, जिन बातों पर उन्होंने सरकार बनाई थी। बिल्कुल वाकई बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, इन तमाम नारों पर सरकारें बनी थी। बेरोजगारों को लेकर भी बातें हुई थी। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी की हालत सबसे बुरी है, रोजगार की हालत बहुत बुरी हालत है। अब वो उसके लिए वैश्विक कारण है, पहले कोरोना था, वैश्विक कारण है। तो सरकार को इन सब चीजों को लेकर साथ में चलना चाहिए था कि कैसे इसका विकल्प पहले से तैयार कर रखें। देखिए, हम यदि कोरोना में काल में लड़ रहे थे, तो अब हम कह रहे हैं कि भाई ईरान अमेरिका युद्ध को लेके बढ़ रहे हैं। अब एक नई समस्या, जो संकट सबके सामने दिख रहा है, आने वाला संकट इस बात को लेके कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील फिर फंसने वाली है। तो जरूर कह रहे हैं, आप देखिए आज ही उन्होंने बोला कि 500 करोड़ का सरकार उसमें हमसे खरीदेगी, तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी जोड़ दिया। जो अमेरिका के प्रतिनिधि आए, मंत्री आए, उन्होंने बात जोड़ दी। अब एक नया विवाद खड़ा होने वाला है और नए संकट शुरू होने वाला है कि सब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अमेरिका के लिए डील खोल दी गई, जबकि सरकार कह रही हमने ऐसा कुछ नहीं किया।
यदि उनके मंत्री, देखिए अमेरिका भी बहुत सारी चीजें हमको बताता है, हमें भारत सरकार से पता नहीं चलता। हमें बहुत सारी चीजें अमेरिका ही से ही पता चलती है कि हमें क्या होने वाला है, भारत में युद्ध कब रुकने वाला है, महंगाई कब होने वाली है, हम किससे पेट्रोल खरीदने वाले हैं, किसानों के साथ किसकी डील होने वाली है, ये हमको अमेरिका से पता चलता है। भारत सरकार या हमारी मीडिया से पता नहीं चलता ना, हम उसको, हमें जानकारी नहीं होती, मीडिया तो कैसे बताएगी, सरकार के ऑफिशियली रोल नहीं बता। इन 12 सालों में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी यदि सरकार चुनाव जीत रही है, इसमें विपक्ष की कमजोरी है कि विपक्ष जनता के बीच में नहीं ले जा पा रही उन मुद्दों को। यदि ये मान के चलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो आप सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर, टीवी पर बैठकर, या राहुल गांधी ने बयान कोई दे दिया है, राहुल गांधी ने तो ये भी बोला था 4 महीने पहले कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, वो बढ़ गए, तो घोषणा हुई ना। लेकिन क्या ये तो आपको और हमको ही पता था, जनता को ही पता था। तो अभी जो बातें कह रहे हैं, इसका मतलब है कि यदि मान के चलो उनके पास कोई ऐसा, तो राजनीति में कई बातें ऐसी बोली जाती है, तो जनता के पास, लेकिन जब बार बार आप ऐसी भविष्यवाणियां करोगे तो कैसे भरोसा करेगी जनता? क्या उम्मीदों पर ही टिकी रहेगी? जो आपने भी कहा कि जनता के बीच नहीं जा रही, मुद्दे हैं लेकिन जनता समझ रही है कि भाई क्यों बढ़ रही है महंगाई, या जो हालात है वो जनता समझ रही, कांग्रेस क्यों नहीं समझ रही? रविंद्र जी, तो देखिए विपक्ष को ये बात यदि मान की सरकार, वो अपनी बात को पहुंचाने में सफल है, उनका संगठन है, उनके सरकारें हैं, उनके मंत्री हैं, उनके संगठन है, संगठन के लोग गांव गली में जा रहे हैं, वो अभी भी बैठ के कर रहे हैं, प्रशिक्षण वर्ग चलाते, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं लोगों के बीच में जाके हमारे चुनावी मुद्दे क्या होंगे, हम किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, सरकार क्यों महंगाई से किस तरीके से लड़ रही है, या सरकार किस तरीके से इराक। यदि इसमें तथ्यात्मक गलती है तो विपक्ष को भी मुहिम चलाना चाहिए। विपक्ष इसमें फेल है। अभी देखियो एकजुटता है नहीं, आपका इंडिया गठबंधन में कर गया, ममता बनर्जी अलग जा रही है, केजरीवाल अलग जा रहे हैं, आपका सबसे पुराना एलआई तमिलनाडु में था, वो भी चला गया, उसमें एनडीए में जाने की बात चल रही है, वो एनडीए से साथ उसने अलग बैठने की बात कर ली, एनडीए उससे समर्थन की बात कर रही है। यदि ऐसा हो जाता तो 22 सांसद उसकी तरफ ऐसे ही चले जाएंगे। तो सरकार गिरने के बहुत सारे कारण अभी दिखते नहीं है, इसलिए नहीं दिखते कि वो विपक्ष में एका है नहीं, और विपक्ष में तो सिंपल जी सिर्फ उम्मीदों पर टिके हैं, विपक्ष में एका है नहीं, जनता के बीच आप है नहीं है, वो जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया के भरोसे हैं। तो क्या सोशल मीडिया कोई आपने जनता का मूड समझ लिया, उसके बीच जाना नहीं है, फिर कैसे जीतेंगे आप? ब्रजेश जी, ये आकलन कैसे कर लिया गया कि विपक्ष जनता के बीच में नहीं जा रहा है? अभी हमारी गलती तो है नहीं कि देश का जो नेशनल मीडिया है वो मेलेडी क्यों है चॉकलेटी के ऊपर डिस्कशन कर रहा है। आप दिखाइए ना, जयपुर के अंदर अभी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक आंदोलन किया है नीट मसले के ऊपर, हैदराबाद के अंदर हो रहा है, मध्य प्रदेश के एक एक जिले के अंदर हो रहा है, आप उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मोदी जी अगर मेलेडी देकर आते हैं तो उस पर वाहवाही होती है, लेकिन गुजरात के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता पेट्रोल पंप पे मेलेडी बांटने चला जाता है तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। दिखाइए ना ये सारे मसले, सारा दिख रहा है ना, जब तो आपको पता है, हमको पता है, और जो मंजरी जी, नहीं ये जनता को भी पता है और जनता जानती है कि कांग्रेस निरंतर मुद्दे उठा रही है, और जो आदरणीय मंजरी जी जो हैं, जो आय प्रति व्यक्ति के ऊपर बात कर रही हैं, तो आप जनता के बीच में है तो जनता आप पे भरोसा क्यों नहीं कर रही? फिर वही सवाल आ जाता है ना, या आप ठीक ढंग से आप उसको समझा नहीं पा रहे, आपके नैरेटिव को वो पंचर कर रहे हैं। चलिए, नहीं नैरेटिव बिल्डिंग नहीं होती है ब्रजेश जी, विपक्ष का काम होता है मसले उठाना, लेकिन हमें मंजरी जी की बात का जवाब देने दीजिए। ये प्रति व्यक्ति आय से महंगाई का संतुलन बना रही है, तो पहले तो ये बता दीजिए कि देश के ऊपर 2013 तक जो कुल कर्जा था ना वो लगभग 55 लाख करोड़ का था, और आज जो है वो 147 लाख करोड़ का हो चुका है। तो ये इनको महंगाई नहीं दिखती है। कांग्रेस के समय महंगाई होती थी, भाजपा के समय ये देश हित कहला जाता है। और हमने इनसे प्रश्न किया कि जब $147 प्रति बैरल था, उसमें मनमोहन सिंह अगर आर्थिक संकट में 55 रुपए लीटर प्रति पेट्रोल दे सकती है तो ये लोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं? लेकिन ये कहते हैं साहब हमने तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी है। अगर हम बेरोजगारी पर बात करें, जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे, पीएलएफएस डेटा कहता है कि देश में कुल 3.2% बेरोजगारी बची हुई है, लेकिन अगर आप सीएमआई के और इंडिपेंडेंट सर्वेस को देखेंगे तो आज भी 8 से 9% बेरोजगारी है। 83% युवा जो हमारे देश का है वो बेरोजगार बैठा हुआ है, और इसमें सर्वाधिक जो उच्च शिक्षित युवा हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। पूरी देश को आपने लाइनों में लगा रखा है 12 साल से। जब आपके समय में ये समस्याएं आती थी, जब विपक्ष में बीजेपी थी, वह सवाल करती थी, तो आपके नेताओं के क्या बयान थे? हमारे नेताओं के चाहे महंगाई पर, चाहे बेरोजगारी पर, हमारे नेता, ये तो साथ बात है ना, हर चुनाव में आया ये मुद्दे।
ब्रिजेश जी, हमारे नेता बयान देने का काम नहीं करते थे। हम फिर आपसे पूछ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, बताए मोदी जी उन्होंने स्टेक होल्डर्स से कितनी चर्चा करी है? जो आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने कितनी बैठकें करी है 2 महीने में? आप बताइए ना। अगर देश आर्थिक संकट के लिए तैयार था, अगर मंजरी जी कह रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, तो प्रधानमंत्री जी तेलंगाना के मंच पे जाके क्यों कह रहे थे साफ सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल जो है उसको छोड़ दो, गाड़ियां मत चलाओ, पहले की सरकारों ने भी किया है ना सिंपी जी, इंदिरा गांधी ने भी किया है, नेहरू जी ने भी किया है। नहीं, नारे होते थे खरीदिए मत आप। ब्रिजेश जी, इसमें नारे नया क्या है होते बताइए थे। ना। अरे इंदिरा गांधी जी ने तो अपना सोना जो है ना वो सबसे पहले देश हित में दान में दिया था। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक समय के लिए भोजन त्याग दीजिए, तो शुरुआत उन्होंने स्वयं से करी थी। उन्होंने ये नहीं किया कि तेलंगाना के मंच पे बोले कि देश हित में नहीं, मोदी जी सोना खरीदते हुए तो नहीं दिखे, लेकिन इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी इटली जाते हुए भी नहीं दिखे। और ये जो भाजपा के मंत्री और नेता कलाबाजियां कर रहे हैं कि कहीं तो देश के प्रधानमंत्री को कहीं नहीं जाना चाहिए, यदि संकट आया तो घर में बैठ जाना चाहिए। आर्थिक ऐसा होता है आए तो बिल्कुल घर में बैठना चाहिए। ब्रिजेश जी, इज दिस द बिहेवियर ऑफ अ रिस्पांसिबल प्राइम मिनिस्टर? इसका जवाब रविंद्र जी से ले लेता हूँ। क्या रविंद्र जी, जब ऐसे संकट आए तो देश के प्रधानमंत्री को घर में बैठ जाना चाहिए, प्रधानमंत्री निवास में कहीं नहीं जाना चाहिए, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? में नहीं ब्रिजेश जी, देश के लिए आर्थिक नीति निर्धारित करनी चाहिए और देश के आर्थिक नीति तो वही है, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे चली आ रही है। आपकी नीति है, उसमें क्या भारी बदलाव? ब्रिजेश जी, मनमोहन सिंह जी वाला प्रश्न करिए ना उनके समय का, कि अगर वो 55 रुपए लीटर पेट्रोल दे सकते हैं, रविंद्र जी से जवाब लेता हूँ, फिर मैं जाऊंगा मंजरी जी के पास। ठीक है रविंद्र जी, क्या कांग्रेस जो कह रही है कि नहीं जाना चाहिए इटली, देश के प्रधानमंत्री को दुनिया में कहीं नहीं जाना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए, जहाँ आवश्यक है वहां तो जाना ही पड़ेगा। जहाँ मान के ब्रिक्स देशों की बैठक होगी या किसी देश का आमंत्रण होगा, किसी देश का राष्ट्रीय उत्सव होगा या कोई कार्यक्रम होंगे या कोई देश और राष्ट्रीय मुद्दों पर विश्व स्तर पर बैठक होगी, तो वहां तो प्रधानमंत्री का जाना अनिवार्य है। तो नहीं बोला जा सकता कि जहाँ दुनिया संकट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ जाएंगे, वहां प्रधानमंत्री का जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल घर में बैठ जाए। हाँ, लेकिन हमको ये बात होना चाहिए, मैं कहीं सुन रहा था आज ही किसी बड़े उसमें प्रवक्ता बता रहे थे कि पहले प्रधानमंत्री ऐसा करते थे, पत्रकारों को जो सूचना देते थे, बुलाते थे कि हमने देश में ये उपलब्धियां, तो वहां यदि प्रधानमंत्री नहीं कर रहे तो उनके प्रवक्ताओं को बताना चाहिए कि हमने इस दौरे पर गए थे, ये उपलब्धियां हमारी, इतनी ट्रेड डील हुई है, इतना हमारा उसमें हुआ, ये जानकारी अवश्य देना। पूरे 12 साल की उपलब्धियां लेके जा रहे हैं जनता के बीच में। वो देखिए 12 साल की उपलब्धियां तो रोज छपती है अखबारों में, ऐसा नहीं कि विज्ञापन नहीं छपते हो, उसके साथ मोदी जी के भाषण होते हैं, हर मन की बात भी होती है, हर मुख्यमंत्री अपना भाषण दे रहा है। इसमें कहीं जब लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग भी तो सवाल कर सकते हैं ना। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि सरकारों को प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन विपक्ष का काम है उन मुद्दों को उठाना जिन मुद्दों पे जरूरी है सरकार को घेरना, सरकार की नाकामियों को उजागर करना। अब राज्यसभा प्रधानमंत्री का विदेश जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, और उसमें रोक नहीं भी लगाना चाहिए। हाँ देखिए, राजनीतिक मुद्दे, बयानबाजी, स्टंट है, ये तो विपक्ष भी करता है। विपक्ष तो अपना काम कर रहा है मंजरी जी, लेकिन यदि विदेश गए हैं तो क्या हुआ है, जनता के बीच में तो आना चाहिए। पीएम नहीं बोल रहे हैं तो प्रवक्ताओं को बोलना चाहिए। ये सबको पता है कि रक्षा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी के ऊपर हमने बड़ी डील की है। हमारे फ्यूल के लिए भी हम हर तरीके से लगातार, और मुझे इस बात पर बड़ी डॉक्टर सिम्पी जी पढ़ी लिखी समझदार प्रवक्ता हैं, इसके बाद भी वो कह रहे प्रधानमंत्री जी को विदेश नहीं जाना चाहिए, मतलब बहुत हास्यास्पद है। और मैं एक बात और सिम्पी जी को याद दिला दूं, जब एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भोपाल आए थे और उस समय आर्थिक मंदी का दौर था, जनता भुखमरी से मर रही थी, तब वो उनको आदत थी 555 सिगरेट पीने की, और वो भोपाल में नहीं मिली थी तो प्राइवेट जेट से इंदौर से मंगवाई गई थी। तो ये आपके प्रधानमंत्री जी की जीवन शैली थी। उनके कपड़े तक विदेश धुलने जाया करते थे और उनकी काफी मित्रता थी विदेश में, सब सर्वविदित है। तो ये बात तो आप ना ही कहें तो अच्छा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का और देश के प्रधानमंत्री का एक एजेंडा है, वो है राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, और इसलिए जनता भरोसा करती है क्योंकि हमने जो जो कहा और जिन जिन मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी खड़ी हुई थी, जिन जिन मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी का जन्म हुआ था, वो सब हमने करके दिखाया है। माफी चाहता हूं मंजरी जी, आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी के 12 साल पर सियासी बवाल तो मचा ही हुआ है। एक तरफ बीजेपी जनता के बीच में जा रही है, अपनी उपलब्धियां गिना रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस उन मुद्दों को उठा रही है जो मौजूदा है, चाहे वो बेरोजगारी का हो, आर्थिक संकट का हो, महंगाई का हो।
लेकिन भरोसा जनता किस पर करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कांग्रेस आज भी उम्मीदों पर टिकी हुई है या वो जनता के बीच में पहुंच पा रही है, जनता उन पर भरोसा कर पा रही है? ये देखने की बात होगी। मुद्दा तो है मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।